आज सोलह मई है और ये शाम 5 बजे वक्तव्य देने की शुरुआत हमने पिछले 17 अप्रैल को की थी। इस प्रकार आज 1 महीना पूरा हो गया और ये 30वां वक्तव्य है। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। सतीराम कुमार जी को मेरा नमस्कार। राहुल पाठक जी को नमस्कार। दीपांकर को स्नेह। डॉक्टर अजीत पांडे जी को भी मेरा नमस्कार। भाई अनूप को मेरा नमस्कार। मैं प्रारंभ करता हूं। कल मैंने एक फ़ोन कॉल से बात शुरू की थी, जिस फ़ोन कॉल के माध्यम से एक प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे थे कि ये आप सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आज भी एक फ़ोन आया और ये फ़ोन ऊर्जा देने वाला फ़ोन था। आज मैं बात की शुरुआत उसी फ़ोन कॉल से करूंगा। आदरणीय सर्वेश पांडे जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। आज जो फ़ोन आया वह मध्य प्रदेश के चंबल नदी के आसपास फैले हुए भिंड जिले से आया और जिन सज्जन का फ़ोन आया उनका नाम महेंद्र भाई था। कहने लगे मेरा नाम महेंद्र कुमार भदौरिया है, लेकिन मैं महेंद्र भाई के नाम से ही अपने आप को पहचानवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नुपुर चतुर्वेदी जी को भी मेरा नमस्कार। हरिशंकर गुप्ता जी को भी नमस्कार। ठाकुर जयपाल सिंह जादौन को भी मेरा नमस्कार। तो मैं महेंद्र भाई की बात कर रहा था। महेंद्र भाई ने कहा कि जब से मैं आपका वक्तव्य देख रहा हूँ, एक मन में जोश आ रहा है, कुछ करने की ललक शुरू से रही है और इसके चलते मैंने विवाह तक नहीं किया है और मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने की मेरे मन में प्रबल भावना है। लगभग 15 मिनट का वार्तालाप हुआ, अच्छा वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा मैं हर प्रकार से, इतिहास लेखन हो या कुछ भी हो, मैं हर प्रकार से कार्य करना चाहता हूँ। तो ऐसी फ़ोन कॉल आई तो निश्चित रूप से मुझे और प्रेरणा मिली। बहुत से लोगों से बातचीत हो ही रही है। आलोक अग्रही मेरे साथी हैं, उन्हें मेरा स्नेह। आदित्य गुप्ता जी को नमस्कार। डॉक्टर अतुल भारत जी को नमस्कार। और राजकिशोर सिन्हा जी को भी मेरा नमस्कार। तो अभी पिछले दिनों हमारे न्यासियों की संख्या अर्धशतक हो गई थी और कुछ लोग और आ गए हैं। तो मैंने अनूप जी को कहा है कि जितने लोग इकट्ठे होते हैं उचित ही होगा। राष्ट्र का कारवां है, जितने ज़्यादा लोग साथ साथ चलें उतना अच्छा होगा। अभी तक तो हमारा प्रयास था, लक्ष्य था कि 50 पूरे हो जाए, लेकिन अब मैंने अनूप जी से कहा है कि अब न्यासियों के लिए किसी से व्यक्तिगत रूप से अधिक संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपर्क करने के बाद हम व्यक्तियों से जब संपर्क करते हैं, हाँ करता है, फिर ना करता है, फिर हाँ ना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्ग है
वो अवरोधित होता है। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा मैं अनूप जी से निवेदन करूँगा, बहुत ज़्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग हो चुके हैं, एक आध व्यक्ति स्वेच्छा से आता है तो उसका स्वागत है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। आशुतोष त्रिवेदी आ चुके हैं, उन्हें मेरा स्नेह। आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अभी पिछले दिनों एक अलतकिया मुस्लिम से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी 3 दिन पहले, मैंने उसका भी जिक्र किया था। तो उनका कहना था कि संघ से जुड़े लोग, पहली चीज़ तो सीधे संघ से जुड़े हुए ये ठप्पा लग जाता है, भगवाधारी, भगवा आतंकवाद, संघ, ये ठप्पे हैं, या भाजपा के लोग। हम भाजपा से जुड़े हों ना जुड़े हों उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे, सनातन संस्कृति की बात करेंगे, तो हम भाजपा से जुड़े हैं, मोहर हमारे ऊपर लग जाती है। ऋषेंद्र शुक्ला वीरू जी नमस्कार है मेरा, नया नाम दिख रहा है। कविता बाना जी आ गई हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो लोगों का मानना ये है कि हम कम्युनल हार्मनी को, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुंचा रहे हैं। हम सनातन संस्कृति की बात करने वाले लोग, हम सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुंचा रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूं कि लाखों नहीं, करोड़ों मजदूर कोरोना संकट को देखते हुए अपने घरों के लिए जो साधन मिला उससे, अथवा पैदल ही अपने अपने घरों के लिए निकल गए। कोई कहीं नहीं छुपा, न किसी ने छुपने की आवश्यकता अनुभव की। लाखों की भीड़ भारत के हाईवेज पे पश्चिम से पूरब की दिशा में जाते हुए देखे जा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी कोरोना संकट को पहचान रहे हैं। इस कोरोना संकट की वजह से क्या क्या संकट और आने वाले हैं। में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85,000 पार कर चुका है, और इन 85,000 लोगों में अधिकांशतः महाराष्ट्र के लोग हैं। पश्चिम बंगाल, मैंने प्रारंभ में कहा था शुरुआती वक्तव्यों में कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से आंकड़े छुपा रही हैं, छुपाने दीजिए धीरे धीरे करके। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ज़्यादा दिनों तक छुपाया जा सके। तो पश्चिम बंगाल तेज़ी से आगे निकल के आ रहा है। जहाँ जहाँ पे भी सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ढील दी गई, वहीं वहीं कोरोना अपना असर दिखा रहा है। जो मैं महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के कब्रिस्तानों के आंकड़े बता रहे हैं कि जितना दिल्ली की सरकार आंकड़े शो कर रही है, उससे ज़्यादा लोग ज़मीन के अंदर दफन किए जा चुके हैं। आज प्रातः ही भोपाल में 71 जमाती, हमें डर नहीं लगता जमाती कहने में, जमाती हैं तो हैं ना, 71 जमाती छुपे हुए मस्जिदों में फिर निकले हैं। 71 छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले 700 जमातियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं और वीज़ा रद्द किया है। कि किस प्रकार ये लोग पर्यटन के नाम पर वीज़ा लेकर यहाँ आए और धर्म प्रचार के कार्य में जुट गए, और धर्म प्रचार के साथ साथ कोरोना प्रसार में भी अपना योगदान देने लगे। भारत के जितने भी हॉटस्पॉट हैं, उन हॉटस्पॉटों में 3/4 से ज़्यादा हॉटस्पॉट मुस्लिम आबादियों में हैं।
और ये हॉटस्पॉट नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, अपितु सुपर हॉटस्पॉट में बदलते जा रहे हैं। डॉक्टर अतुल भारत जी कह रहे हैं कि मुझे राष्ट्रवाद की बात करने के कारण कई समूहों से निकाला जा चुका है। मेरा आग्रह है कि हम उन समूहों में हम निकाले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम जहां चलेंगे वहां समूह बन जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। लखनऊ से डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। गुड़गांव से मुक्ता मिश्रा जी, उन्हें मेरा नमस्कार। विदिशा से विनीत कुमार सार थे, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अशोक मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। प्रशांत व्यास जी को मेरा नमस्कार। आसाम से राजू बोड़ो जी हमारे न्यासी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकारों ने और विशेष रूप से उन मुख्यमंत्रियों ने जिनके हृदय में सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान है, राष्ट्रवादी चिंतन है, उन्होंने विशेष प्रयास करके इन हॉट स्पॉटों को सील करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी, मैं आज इस बात को कहना चाहूँगा, भारत की शासन प्रणाली के प्रभावकारी जो तत्व है वो 5 हैं। अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो सरसरी नज़र पे हमें पढ़ाया जाता है, वो 3 पढ़ाया जाता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। लेकिन अगर विस्तार से हम समझना चाहें तो ये बढ़कर 5 हो जाते हैं। और इन 5 में राष्ट्रवादियों का प्रभाव केवल एक स्थान पर है और वो स्थान है लोकसभा। दूसरा जो स्थान है राज्यसभा का, वहाँ भारत की वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार को बहुमत पाने के लिए अनेकों समझौते करने पड़ते हैं। इसके बाद न्यायपालिका, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब लोगों को पता है कि न्यायपालिका का रोल सनातन संस्कृति के प्रति कैसा रहता है। सनातन संस्कृति से संबंधित अगर कोई भी प्रथा थोड़ी सी भी अजीब दिखाई देती है तो रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दीपावली पर इतने पटाखे नहीं चलने चाहिए, इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दक्षिण में एक त्यौहार है जिसमें बैलों के साथ दौड़ होती है, उस पर भी रोक लगाने की बात होती है। लेकिन ईद के दिन कुर्बानी देने पर कोई रोक लगाने की बात नहीं होती। तो न्यायपालिका भी किस तरीके से चल रही है आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर कार्यपालिका का। मेरा प्रारंभ से ये मानना है कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भारत की कार्यपालिका है, जिसके 90% अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। शासन में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी निर्णय ले, ये कार्यपालिका में स्थापित लोग बेशर्मी के साथ अत्याचार करते हैं जनता पे। और यही कारण है कि सरकार द्वारा निःशुल्क श्रमिक ट्रेन चलाने के बावजूद उसमें यात्रा करने वाले मजदूरों से खुलेआम किराए से भी अधिक वसूली की गई। और उसके बाद प्रेस, आज भारत के जो प्रेस का स्वरूप है वो भी सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। और जो 2-4 सनातन संस्कृति के समर्थक जो पत्रकार निकल के आए हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है वो भी आप लोगों से छुपा नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि शाहीन बाग में दीपक चौरसिया के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो महाराष्ट्र में अर्णब गोस्वामी पर FIR दर्ज की, हमला किया, थाने में रोक के रखा गया। तो केरल में सुधीर चौधरी को इसलिए
इसलिए एफआईआर का सामना करना पड़ता है कि वो जम्मू में चल रहे ज़मीन जिहाद के बारे में अपने चैनल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये स्थितियां हैं कि हम कुछ भावुक राष्ट्रवादी लोग यह समझ लेते हैं कि लोकसभा में हमारा बहुमत है तो हमने किला जीत लिया, राज्याभिषेक हो गया सनातन संस्कृति के पुरोधा का। इस गलतफहमी को निकालिए। और मैं विशेष रूप से सोशल मीडिया पर अति उत्साही रहने वाले महानुभावों से ये निवेदन करूंगा कि भावनात्मक उत्साह की जो आप पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट को डालने से पहले चिंतन अवश्य कर लीजिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी भारत की जनता को एक वैचारिक क्रांति से गुजारना पड़ेगा, तब जाकर सनातन संस्कृति के पक्ष में उचित वातावरण उत्पन्न होगा। और आप सोचते हैं कि सीधे सीधे भारत का प्रधानमंत्री सबको गोली मार दे, ये कर दे वो कर दे। आपने कभी सोचा है यदि कांग्रेस सरकार होती और महाराष्ट्र की स्थिति भाजपा की सरकार होते हुए अगर ऐसी हो जाती तो भाजपा की सरकार एक झटके में बर्खास्त कर दी जाती। 1991 में जब अयोध्या में ढांचा टूटा तो उस समय भाजपा की चारों सरकारों को एक झटके में बर्खास्त किया गया। और आप सबको पता होगा कि भाजपा कहीं राजनीतिक फुटेज ना ले ले, केवल इसलिए सारे के सारे विपक्षी एक हो गए जिससे भाजपा दोबारा सत्ता में ना आ सके। यहाँ की भी स्थिति ऐसी है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त करना बहुत आसान काम है, लोकसभा में बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग शासन चला रहे हैं वो भी विश्लेषण करना जानते हैं कि जब चुनाव होगा तो सारे एकजुट हो जाएंगे। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उसको चलने दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मजदूरों का जो समूह चलता नज़र आ रहा है, उसके लिए राष्ट्रवादी सरकार को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। लेकिन एक भी वामपंथी यह आवाज़ नहीं उठा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आखिरकार अपने मजदूरों को वापस आने के लिए अनुमति क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली से जिस प्रकार से मजदूरों को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भगाया गया, वामपंथी विद्वानों ने एक बार भी उसकी आलोचना नहीं की। रोजाना स्यापा और रुदाली सोशल मीडिया पे हो रहा है कि मजदूर मर रहे हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने, इन वामपंथी विद्वानों के समूह ने कहीं पे भी फूटी कौड़ी देकर, ठीक है आप प्रधानमंत्री राहत कोष में मत दीजिए, पीएम केयर फंड में मत दीजिए, मुख्यमंत्री के कोष में मत दीजिए, कहीं मत दीजिए, डीएम को मत दीजिए, अरे आपस में मिलके कहीं एक जगह पे, आप ज़्यादातर लोग दिल्ली में निवास करते हो तो दिल्ली में कहीं एक जगह पे थोड़ा बहुत तो योगदान करो, नज़र आए जनता को कि आप लोग भी संवेदनाएं रखते हो। अथवा आपकी संवेदनाएं आपके कमरों में बैठ के फेसबुक और सोशल मीडिया, ट्विटर आदि पर लिखने से ज़्यादा नहीं है। इसका ठीक विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं
और जनता उस कार्य को देख भी रही है। आम जनता भी जहाँ जैसा बन पड़ रहा है काम कर रही है। ये स्थितियां हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि भारत का प्रधानमंत्री भविष्य के कोरोना वातावरण को देखते हुए जब ये कहता है कि अब स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है, तो भी ये लोग स्वदेशी का व्यंग्यात्मक विश्लेषण करने लगे। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक फोटो डालकर कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री जर्मनी की बनी गाड़ी, जर्मनी का चश्मा, स्विट्जरलैंड की घड़ी और पता नहीं क्या क्या चीज़, अमेरिका का आईफोन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, उसके मुंह से स्वदेशी शब्द शोभा नहीं देता। हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए आलोचना, ये बहुत बड़ी धूर्तता है। मैं भी जिस फ़ोन से ये लाइव हो रहा हूँ, ये चीन का फ़ोन है, चीन का निर्मित फ़ोन है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और अगर स्वदेशी की बात है तो बात यह है कि मेरे पास जब अगला फ़ोन हो तो बिल्कुल इसी तरह का फ़ोन भारत में निर्मित होना चाहिए। स्वदेशी का तात्पर्य ये है। स्वदेशी का तात्पर्य ये नहीं है कि जिस सामान को हम उपयोग में ला रहे हैं उस सामान को तुरंत तत्काल सारे काम रोक के फेंक दें। स्वदेशी का तात्पर्य है कि हम अपने भारत में निर्माण की परिस्थितियां उत्पन्न करें। और प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा घोषित किया तो क्या बुराई की। ऐसी ही एक पोस्ट पे एक मेरे राष्ट्रवादी मित्र ने लिखा और मैंने भी लिखा कि स्वदेशी के लिए तो ब्रिटिश काल में कांग्रेस ने भी आंदोलन चलाई। जिस कांग्रेस ने ब्रिटिश काल में स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाए, आज वही कांग्रेस भारत के प्रधानमंत्री के स्वदेशी के आह्वान पर व्यंग कर रही है। क्यों? ये विचारणीय बात है। और आज का जो मेरा वक्तव्य है वो इसी पे केंद्रित है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी की घोषणा पर कांग्रेसी व्यंग की मुद्रा में क्यों है। आप लोग सोचिए। मुझे याद था कि स्वदेशी की जब कांग्रेस ने बात की थी तो वह कौन सी अवधि थी और उस समय कांग्रेस का नेतृत्व किन लोगों के हाथों में था। यह तय मान लीजिए कि जिस समय भारत में ब्रिटिश काल में स्वदेशी का आंदोलन चला, उस समय गांधी और नेहरू के हाथ में कांग्रेस नहीं थी। किसने की स्वदेशी की बात? किसने की सबसे पहले स्वदेशी की बात? तो मैं जैसा कि कल के वक्तव्य में जब मैं बात कर रहा था गांधी जी के प्रवेश के बारे में कि जब कांग्रेस में आए तो क्या दृश्य था, तो मैंने एक छोटा सा अपना एक अवलोकन बताया था। और वो मेरा अवलोकन था 1915 में नरम पंथ की तिकड़ी जा चुकी थी। कांग्रेस उस समय दो हिस्सों में बटी हुई थी, नरम पंथ और गरम पंथ में। गरम पंथ का नेतृत्व लोकमान्य तिलक के हाथ में था और ये लोकमान्य तिलक 1920 तक इतने प्रभावशाली थे कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस में स्थान बनाए नहीं बन रहा था। वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। कभी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों से प्रारंभ करा के, कभी नील के लिए जाके यात्रा करके,
कभी कुछ करके और कभी कुछ करके वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, आदित्य विक्रम जी ने लिख दिया 1905 में तिलक ने, बिल्कुल यही उत्तर है कि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व लोकमान्य तिलक कर रहे थे जिस समय स्वदेशी का आंदोलन हुआ। और लोकमान्य तिलक तो छोड़िए, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेसी इन लोगों को याद करना उचित नहीं समझते हैं। कांग्रेस के महापुरुषों की श्रेणी में 3 भारत रत्न हैं। कांग्रेस जिन लोगों को याद करती है उनमें 3 तो भारत रत्न हैं। भारत रत्न नंबर 1 1955 में स्वयं को ही भारत रत्न देने वाले इस परिवार के आदि पुरुष तो मोतीलाल नेहरू थे, आदि पुरुष कहूँगा तो गलत हो जाएगा। इस परिवार की ओर से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1971 में, अभी मैं इसलिए मैंने यह भारत रत्न की बात छेड़ी कि सुबह अनूप जी ने एक पोस्ट डाली कि कांग्रेसी चाटुकार कह रहे हैं कि नेहरू जी तो भारत रत्न लेना ही नहीं चाहते थे। अचानक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि हम इस बार का भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को देंगे। और क्योंकि राष्ट्रपति ने घोषणा की तो राष्ट्रपति का कहीं अपमान ना हो जाए, इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न ले लिया। राष्ट्रपति ने सीधे घोषणा कर दी और भारत रत्न ले लिया। चलिए मान लेते हैं। उन चाटुकार महोदय से मेरा प्रश्न है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने भारत रत्न लिया था तो तब भी क्या भारत के राष्ट्रपति ने अपनी ओर से कहा कि नहीं इंदिरा जी आप ही भारत रत्न हो और कोई भारत रत्न के लायक नहीं है। और 1991 में तीसरी पीढ़ी यानी कि राजीव गांधी भारत रत्न। 1991 के बाद 2020 आ गया। ये लगभग 30 वर्ष का समय, लंबा समय होता है। 1957 से 1971 कितना अंतराल हुआ? ये तो बहुत कम हुआ, केवल 14 साल। परिवार के अंदर 14 वर्ष के अंदर दूसरा भारत रत्न आ गया। और 1971 से 1991 20 वर्ष के अंदर तीसरा भारत रत्न भी आ गया। लेकिन चौथा भारत रत्न के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ गया। 30 वर्ष तो बीत गए और अभी भी कहीं चांस नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो परिवार है, इस परिवार ने और इनके अधिष्ठाता, इनको स्थापित करने वाले, इनके आदि पुरुष से पैक्ट करके कांग्रेस में घुस जाने वाले महात्मा गांधी, इन सारे लोगों ने स्वदेशी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। स्वदेशी को तवज्जो देने वाले, भारत में सबसे पहले स्वदेशी को तवज्जो देने वाले लोकमान्य तिलक थे, जिन्होंने 1896 में पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की। स्वदेशी की बात अब से नहीं चल रही है, 1896 से चल रही है। लेकिन उस समय लोकमान्य तिलक पूरे देश में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर नहीं पाए थे। उनका प्रारंभिक समय था, इसलिए उस समय उनकी इस अपील को हाथों हाथ नहीं लिया गया। और आप वैसे भी समझ सकते हैं 1885 से 1896 कांग्रेस को बने हुए केवल 11 वर्ष हुए थे। और उन 11 वर्षों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इन दोनों का
पूरा होल्ड कांग्रेस के ऊपर था। ये जो चाहते थे कांग्रेस में वो होता था। तो 1896 में जब लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी की अलग जगाई तो वो पूरे देश में व्याप्त नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस समय आज की तरह से इस तरह से मीडिया नहीं थी। और मीडिया जो थोड़ी बहुत थी तो उस पे जो हमारा पूंजीपति वर्ग था, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में, उनसे प्रभावित रहता था। लोकमान्य तिलक जैसों की बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मध्यम वर्ग तक कांग्रेस को पहुंचाया। कांग्रेस को मध्यम वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का ही नाम लोकमान्य तिलक है। और लोकमान्य तिलक के क्रियाकलापों पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस पे क्योंकि वो फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए तो उन पे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है इन वामपंथियों की कृपा से। क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये कांग्रेस के विरोधी थे वामपंथी, तो सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपने खेमे का समझकर बहुत सारा काम किया। जैसे भगत सिंह पे काम किया। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों पे भारत के सौभाग्य से वामपंथी विद्वानों ने पर्याप्त काम किया। लेकिन लोकमान्य तिलक उसमें अछूते रह गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अछूते रह गए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी लेखक संघ को लोकमान्य तिलक का जो पूरा का पूरा कार्य है उस कार्य को प्रकाश में लाने पर कार्य करना चाहिए। और जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जैसा कि मैं देख रहा था कि कमेंट बॉक्स में लगातार आदित्य विक्रम जी लिख रहे थे, तो बंगाल के उस विभाजन के साथ ही मध्य वर्ग में गुस्सा फूटा और लोकमान्य तिलक पटल पर आ गए। और तब लोकमान्य तिलक ने अपने उस 1896 के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को धार दी। पहली बार 1905 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो मध्य वर्ग के आ जाने के कारण 20,000 लोगों की भीड़ थी। इससे पहले जो भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उनमें 5,000 से ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये तिलक का प्रभाव था। और दूसरा, बंगभंग की जो कार्रवाई थी उसका प्रभाव था। और बंगभंग की कार्रवाई का तिलक द्वारा, लाल, बालपाल, इन तीनों द्वारा जो विशेष रूप से जो एक आंदोलन चलाएगा उसका प्रभाव था कि उस अधिवेशन में 20,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। और वो दौर गोपाल कृष्ण गोखले का दौर था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु के रूप में प्रचलित हैं। अब ये किस प्रकार के स्टेटमेंट दिया करते थे, अपने अभिकथन दिया करते थे, मैं एक आपको जो है एक अभिकथन बताता हूं कि 1905 में जो ये स्वदेशी का आंदोलन जब शुरू हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले उन सब विचारों के प्रबल विरोधी थे। और उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में ऐसे समय पे कि जब 1857 की तरह मध्य वर्ग में, भारत के मध्य वर्ग में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो रहा था, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति ने क्या कहा, जरा सुनिए। 4 फरवरी 1907 को गोखले ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया कि मैं भारत को दुनिया के महान देशों में से एक देखना चाहता हूं। राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्य, विज्ञान एवं कला की दृष्टि से। इस स्टेटमेंट को महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी के बाद के कांग्रेसियों ने
बड़े पैमाने पर प्रचारित किया कि कांग्रेस की मूल भावना, अंतर्भावना ये है जो गोखले ने 1907 में कहा। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात कही है। जो भी पढ़ेगा निश्चित रूप से सोचेगा कि गोखले एक बड़ा व्यक्तित्व थे, और निश्चित रूप से गोखले एक बड़ा व्यक्तित्व थे। मैं भारत को दुनिया के महान देशों में से एक देखना चाहता हूँ, राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्य, विज्ञान एवं कला की दृष्टि से। लेकिन इसी स्टेटमेंट का जो अगला भाग है उसको प्राय जो आदत रही है अंधकार में डालने की, अंधकार में डाल दिया जाता है। और वो जो अगला भाग है मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं यह सब कुछ चाहता हूं तथा साथ ही यह भी अनुभव करता हूं कि इस आकांक्षा को पूर्ण रूप से सत्य एवं वास्तविकता में इस साम्राज्य के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। सुन लीजिए दूर से, दोबारा से। मैं यह सब कुछ चाहता हूं तथा साथ ही यह भी अनुभव करता हूं कि इस आकांक्षा को पूर्ण रूप से सत्य एवं वास्तविकता में इस साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। यानी अंग्रेज भारत में रहेंगे तभी हम आगे तरक्की कर सकते हैं, अन्यथा तरक्की का कोई चांस नहीं है। और इस प्रकार से 1907 में 1905 में जो स्वदेशी का आंदोलन चला, महात्मा गांधी तो छोड़िए, जवाहरलाल नेहरू तो छोड़िए, महात्मा गांधी के गुरु ने ही 1907 में स्वदेशी बहिष्कार के आंदोलन की हवा निकाल दी। और यही कारण है कि उसके बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गई, जिसको प्राय इतिहास में नरम दल और गरम दल कहा जाता है। लेकिन ये नरम दल और गरम दल क्यों बने, तो इतिहास पढ़ाते समय ये जताने की कोशिश की जाती है कि गरम दल हिंसावादी थे और नरम दल अहिंसावादी थे। अंग्रेजों से समझौता करना अहिंसा था और अंग्रेजों का विरोध करना हिंसा था। ये उस समय की कांग्रेस की परिभाषा थी। और इसी परिभाषा को लेकर महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार थे उनको आगे लेकर बढ़े। यानी कि अंग्रेजों का विरोध यानी आप हिंसक हैं, और यदि आप अंग्रेजों के समर्थक हैं तो आप अहिंसावादी हैं। यह स्थिति लगभग आज जैसी स्थिति है कि अगर आप सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलेंगे तो आप हिंसावादी हैं, आतंकवादी हैं, और अगर आप सिर झुका के पिटते हुए धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार कर लेंगे तो आप अहिंसावादी हैं, सच्चे भारतीय हैं। आपने अगर सनातन संस्कृति की बात कर दी तो आप ब्राह्मणवादी हैं, आप पोंगापंथी हैं, आप अवैज्ञानिक हैं। और अगर आपने पिटते हुए धीरे से कहा कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं तो आप बहुत महान हैं, आप पे कांग्रेसी को गर्व है। यही स्थिति आज है और यही स्थिति तब थी। कांग्रेस का स्वरूप कभी नहीं बदला। कांग्रेस का स्वरूप अब भी वैसा था, कांग्रेस का स्वरूप अब भी वैसा ही है। भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन करने वाले लोग, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग और ही थे। लेकिन यहाँ तो हम बार बार गा रहे हैं, दे दी तूने आज़ादी हमें बिना खड़ग ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें और बताता हूं जो प्राय छात्र जीवन में, इतिहास में नहीं बताया जाता। भारत की जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी थी कि न केवल स्वदेशी आंदोलन कर रही थी, 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास किया गया, 1908 में मुजफ्फरपुर के डीएम की हत्या का प्रयास किया गया, और 1909 में तो नासिक के डीएम की हत्या करी दी गई। साथ के साथ लंदन में एक नौकरशाह कर्जन वाइली, जो भारत के
लंदन में रहने वाले छात्रों का उत्पीड़न कर रहा था, उसकी हत्या की गई। 1910 में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ और ये क्रांति की प्रक्रिया निरंतर चलती रही, तब तक चलती रही जब 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। इन सारे तथ्यों को प्राय फ्लैशबैक में डाल दिया जाता है। इसके अलावा स्थिति ये थी कि 1905 से 1908 के बीच में क्लर्कों की, लिपिकों की हड़ताल हुई। कलकत्ता में ट्राम कर्मचारियों की हड़ताल हुई। कलकत्ता में यानी राजधानी में जूट कर्मचारियों की हड़ताल हुई। कुलियों की हड़ताल हुई। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई। प्रेस कर्मचारियों की हड़ताल हुई। और इसी के साथ जिन्हें आज हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यह था लाल बाल पाल की तिकड़ी का प्रभाव। – 1908 में जब तिलक को गिरफ्तार किया गया तो बंबई की सारी कपड़ा मिलें रुक गईं। यह था तिलक का प्रभाव। और कांग्रेस तो क्योंकि अंग्रेजों ने सॉफ्ट सेफ्टी वॉल्व के रूप में विकसित की थी, तिलक का यह जो बढ़ता हुआ प्रभाव था निश्चित रूप से किसी न किसी अगली नए पीढ़ी के नेता के हाथ में जाता, जो तिलक की तरह ही आक्रामक होता। इस आक्रामकता को रोकने के लिए ही भारत की राजधानी में सब प्रयास करके मोहनचंद करमचंद गांधी को उतारा गया। मित्रों, मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं ऐसी बातें बोल जाता हूं कि जो निश्चित रूप से कांग्रेसियों का तो दिल दुखा देंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, वह नई पीढ़ी अगर इन सारी बातों को जान जाएगी तो सनातन संस्कृति का उद्धार तो अपने आप हो जाएगा। बहुत कम लोगों को पता है कि अंडमान की सेलुलर जेल से छूटने के बाद विनायक दामोदर सावरकर ने अपना पूरा जीवन छुआछूत और जातिवाद को मिटाने पे लगा दिया। आप देखते होंगे महाराष्ट्र में जो सरनेम होता है उसमें पीछे कर लगा रहता है, सावरकर, अंबेडकर, यह प्राय उनके मूल स्थान से जुड़ा हुआ होता है। गावस्कर, मुंबईकर वगैरह वगैरह, इसमें जाति सूचक शब्द नहीं होता कहीं। यह महाराष्ट्र की विशेषता है। तो सावरकर का अगर आप पूर्ण अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह जातिगत भेदभाव को मिटाने की कोशिश करने वाले भारत के पहले 2-4 व्यक्तियों में से एक हैं। और जाति को कौन नहीं हटाना चाहता था? कौन नहीं हटाना चाहता था जाति को? आपके सामने बहुत बड़ा प्रमाण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। का फोकस हो जाइए पंडित शब्द, बिना पंडित शब्द के नाम नहीं लिखा जाता था। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण, जब उनकी पुत्री फिरोज, अब फिरोज मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ूंगा कि वो पारसी थे या मुस्लिम थे। कुछ लोग मुस्लिम बताते हैं, कुछ लोग पारसी बताते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो भी हों, वो ब्राह्मण नहीं थे। तो जो भी थे
उनके नाम के सरनेम के साथ ही इंदिरा को चलने दिया जाता? इंदिरा का नाम तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था ना, चलने दिया जाता। तो इंदिरा के जो पति थे उनका सरनेम बदलने वाला, जातिगत चिन्ह नए सिरे से प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? किसने सरनेम दिया था? वह जो महात्मा गांधी के नाम के पीछे गांधी सरनेम लगा था, उस सरनेम को उठाकर इस परिवार को सौंपने का कार्य किस व्यक्ति ने किया? महात्मा गांधी ने। अब आप तुलना कर लीजिए कि जातिगत भावनाओं से युक्त राष्ट्रवादी नेतृत्व था, सावरकर जैसे व्यक्ति थे जो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए काम कर रहे थे, अथवा ये मोहनचंद करमचंद गांधी थे जिन्होंने अपना सरनेम, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए अपना सरनेम फिरोज को दिया, जिससे वो सरनेम आज तक चला आ रहा है। और इस सरनेम के प्रति इतना लोलुपता है कि वाड्रा होने के बाद भी प्रियंका गांधी हैं। वाड्रा होने के बाद भी प्रियंका गांधी हैं। और आप आश्चर्य मत करिएगा, जब रॉबर्ट वाड्रा की संतानें अगर भारत की राजनीति में आते हैं तो वो भी गांधी सरनेम लगाए हुए दिखें, रेहान गांधी वगैरह वगैरह। तो ये स्थिति है कांग्रेस के नेतृत्व की कि जो प्रारंभ से ही स्वदेशी का विरोधी रहा, वो आज नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी की बात करने पर भला किस प्रकार से समर्थन कर सकता है? यदि ये स्वदेशी के प्रबल समर्थक होते तो अगर महात्मा गांधी के गांधी दर्शन की ही हम बात करें तो उन्होंने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र को स्वावलंबन देने के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ाने की बात की थी। लेकिन अंग्रेजों के बाद कांग्रेस शासन ने इन कुटीर उद्योगों पे ही सबसे पहले गाज गिराई। चीन एक शक्ति के रूप में निकल के आया। वह इसलिए आया कि चीन में कुटीर उद्योग के रूप में नवीनतम और आधुनिकतम काम होने लगे, और हमने अपने गांव में बसने वाली जनता को कुटीर उद्योग खत्म करके मजदूर बना दिया। और पहले वो मजदूर बनकर, प्रवासी बनकर पश्चिमी राज्यों में आए, और जब कोरोना संकट आया तो वही मजदूर पलायन करके पैदल ही अपने गांव निकल पड़े। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि ये जो कोरोना का जो संकट है ये अब एकदम समाप्त नहीं होने वाला है। हम जरा सी भी चूक करेंगे, कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ने लगेगा। हम नियंत्रित होकर अपना जीवन यापन करेंगे, कोरोना नियंत्रित रहेगा। तो इस नियंत्रण की प्रक्रिया में, जीवन के नियंत्रण की प्रक्रिया में निश्चित रूप से आज कुटीर उद्योगों की आवश्यकता आ गई है। यह सही समय है जो 1896 में लोकमान्य तिलक का देखा हुआ सपना है, वो सपना फिर पूरा हो, और इस सपने के ही द्वारा भारत की जो गरीब जनता है वो पुनः जीवन यापन करने की स्थिति में आ सकती है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि आज स्वदेशी को स्थापित करने के लिए जो अनुकूल वातावरण संयोग से या दुर्योग से उत्पन्न हुआ है,
उस वातावरण में भी चाटुकार मंडली वो व्यंग करने में जुटी हुई है। तो साथियों, 2-3 बातें मैं और संगठन के बारे में कहना चाहूँगा। राष्ट्रवादी लेखक संघ मूलतः लेखन की प्रक्रियाओं को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है, जहां एक ओर हमें राष्ट्रवादी साहित्य की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी इतिहास के लेखन की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। इन सब हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़े हुए मनीषियों को आगे आना होगा। पिछले 2-3 दिनों से मैं अतुल गुप्ता जी के साथ इस विचार विमर्श में लगा हुआ था कि राष्ट्रवादी जो इतिहास है वह इतिहास प्रकाशन की प्रक्रिया के साथ साथ आज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट उपलब्ध हैं उन पर भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए। और इस सब के चलते यह निर्णय लिया है कि एक भारत इतिहास कोश के नाम से पोर्टल तैयार किया जाए और उस भारत इतिहास कोश पोर्टल को एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। हम लोगों ने इस पे कार्य शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस पोर्टल पर ऐसी सारी पुरानी पुस्तकें और उनका हिंदी रूपांतरण पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध हो, जिससे कोई छात्र, कोई शोधार्थी, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला या जन सामान्य जो भी राष्ट्रवादी चिंतन में रुचि रखता है वह वहाँ से उसको डाउनलोड कर सके। जब लोकमान्य तिलक की पुस्तक का अनुवाद मिलके लोग कुछ ही दिनों में मराठी से अंग्रेजी में कर सकते हैं, तो हम लोग भी विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद अन्य भाषाओं से हिंदी में कर सकते हैं। और जिन पुस्तकों पर कॉपीराइट एक्ट की जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है, उन पुस्तकों का पीडीएफ तैयार करके हम जनता के सामने रख सकते हैं। और यह कार्य समाज के सहयोग से होना है। मेरा एक निवेदन, एक अपील सभी लोगों से है, जो भी इस वक्तव्य को सुन रहे हैं या मेरे वक्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं, इन कार्यों के लिए निश्चित रूप से आर्थिक आवश्यकताएं होंगी। लोगों को पहल करके आगे आना है और लोगों को पहल करके आगे आकर इसके लिए न केवल धन देना है, अपितु धन जुटाने में भी सहयोग करना है। केवल सुनकर हमारे मन में जोश आ जाए और उसके बाद हम ठंडे बैठ जाएं, तो यह राष्ट्रवाद कतई नहीं है। राष्ट्रवाद तब होता है जब राष्ट्र के हित चिंतन में कार्य करने वाले लोग आम जनता का साथ पा सकें। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी की वह कविता जो फूल की अभिलाषा के नाम से प्रसिद्ध है, मैं उसका जिक्र अवश्य करना चाहूँगा कि एक छोटा सा फूल भी जब राष्ट्र की बात आती है तो उसे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होती। वह केवल और केवल उस पथ पर बिछना चाहता है जहाँ पे राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग जा रहे होते हैं।
इसलिए राष्ट्रवादी लेखक संघ ने जो अपना सूत्र वाक्य चुना है वह इदम न मम इदम राष्ट्राय है, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए है। यह भावना हमें अपने अंदर लानी होगी। यह किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह यशभान का कार्य नहीं है, यह नित्यानंद श्रीवास्तव का कार्य नहीं है, यह सर्वेश पांडे का कार्य नहीं है, यह अतुल गुप्ता का कार्य नहीं है, यह आनंद पाटिल का कार्य नहीं है, यह अनूप वर्मा का कार्य नहीं है। यह एक एक राष्ट्रवादी चिंतक, सनातन संस्कृति के प्रति पवित्र भाव रखने वाले व्यक्ति का कार्य है। और यदि कोई दूसरा समूह इस कार्य को कर रहा है और वहां आप योगदान दे रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से कहीं भी ऐसे कार्य हो रहे हैं, आप उन्हें संबल प्रदान करिए। और मैं जानता हूं कि भारत की जनता में आवेश की मात्रा कम नहीं है। केवल उस आवेश को जागृत करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम जो पिछला एक हफ्ता जो बीता है, इस एक हफ्ते में हमने अनुभव किया है कि हमसे लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, तो हमसे बहुत सारे लोग बहुत तेजी से नाराज भी हो रहे हैं। ये जुड़ना और नाराज होना ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने यह निर्णय किया है कि भारत इतिहास कोश में प्रत्येक जनपद का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की बोली, वहाँ की कलाओं का भी विवरण होना चाहिए। और निश्चित रूप से इस हेतु भारत इतिहास कोश और राष्ट्रवादी लेखक संघ की शाखाएं, उनके संयोजक प्रत्येक जनपद स्तर तक होने चाहिए। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जितने भी लोग इस सारस्वत महायज्ञ में, इस वैचारिक आंदोलन में सहमत हैं और चाहते हैं कि मैं और मेरे साथी निरंतर जुटे रहें, हमें अपना साथ दें, अपना सहयोग दें। आपके साथ और सहयोग से हम निश्चित रूप से इस भारत में सनातन संस्कृति का एक सुदृढ़ वैचारिक आधार बना पाने में सक्षम होंगे, मुझे विश्वास है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।